Once a pioneer, always a pioneer. Hello students, welcome in Pioneer classes. आज हमारे साथ Pioneer क्लास में हैं नीलोत्पल गंज चौधरी एंड सहन सरकार, जिन्होंने एक अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक लाया। इवन ये हमारे स्टेट के टॉप 10 के अंदर में है नीट 2025। तो चलिए सबसे पहले आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन नीट 2025 के लिए। ओके, तो मैं चाहूँगी कि पहले नीलोत्पल और फिर सहन सरकार एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे और बताए कि आप दोनों ने अपनी जर्नी पायनियर क्लासेस के साथ कितने साल पहले शुरू की और कैसा रहा। सबसे पहले हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलोत्पल गंज चौधरी। और इस बार के नीट में मुझे 541 आया था 720 में, और जो कि इस बार की लेवल थोड़ा सा टफ था इसीलिए। और फिज़िक्स में 100 आया था इंडिविजुअली, और बायोलॉजी में 318 आया था। और मैंने पायोनियर क्लासेस को क्लास 11th में ज्वाइन किया था, तो 2 साल का जर्नी था। और फिज़िक्स पूरा तिवारी सर की बात से भरा था, और बायोलॉजी पूरा धनुश्री मैम की बात से भरा था। और जर्नी में कभी मतलब पूरा जर्नी में तो अप्स एंड डाउन्स होते थे, पर ये स्मूथली चला 2 साल, कोई तकलीफ नहीं। पहले मुझे बताइए, आप पहले आप शायद अपनी रिलेशन करिए फिर मैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शान शंकर। मैंने नीट 2025 में 548 स्कोर किया था, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स में 92 और बायोलॉजी में 321 स्कोर किया। मैंने भी पायनियर क्लासेस को 11th में ज्वाइन किया था। मैंने भी 2 साल पायनियर क्लासेस में मैंने पूरा फिजिक्स और बायोलॉजी को पढ़ा था। सर ने और मैम ने मुझे बहुत हेल्प किया था पूरे थ्रू आउट द जर्नी। सर ने फिज़िक्स में मुझे बहुत हेल्प किया सारे क्वेश्चंस अच्छे से टैकल करने के लिए, और मैम ने भी बहुत अच्छे से हम लोगों को बायोलॉजी को समझने में बहुत अच्छे से हेल्प किया। नीलोत्पल सब बताएं। नीलोत्पल, आप कहाँ से आते हैं? नहीं, मेरा तो मतलब घर तो यहाँ नहीं है, शाबरूम से हूँ। तो 11th में पहले से यहाँ कैसे आ गए, किसने बताया आपको? मेरे एक रिलेटिव है, तो उन्होंने रिसर्च के बारे में ये बताया था कि उनकी बेटा नीट 2020 में यहाँ से वर्क से वो स्टेट में 5th था। 5th आया हाँ। था। तन्मय जो कि बायोलॉजी और फिजिक्स यहाँ पढ़े थे उस वक्त भी, तो उन्होंने वही हुआ था उस वक्त उनके लिए भी, और उन्होंने आपको बताया यहाँ पे आने के लिए, राइट? सोचिए कि कितना दूर का बच्चा जो 10th तक वहाँ पढ़ाई किया, फिर यहाँ पे आके आपको तो तकलीफ नहीं यहाँ पे आके एडजस्ट करने में या फिर रहने में या फिर कुछ? पहले तो थोड़ा मतलब सभी तो नहीं थे मेरे लिए, सर मैम स्टूडेंट भी सभी नहीं थे, तो पहले कुछ महीने तो थोड़ा नर्वस लगा था। पर उसके बाद कुछ महीने के बाद ठीक हो गया। सर और मैम बहुत फ्रेंकली थे, उन्होंने बहुत, कभी भी कोई डाउट्स अगर होता था तो सर और मैम हमेशा ही सपोर्ट करते थे। हमेशा वो क्लास के बाद हमें हमेशा डिस्कस करते थे कोई भी अगर डाउट होता था तो। और यहाँ पे किसके साथ रहते थे, कौन रहते थे आपके साथ? यहाँ पर तो मेरे मम्मी रहते थे, और पापा कभी मतलब वीक में एक बार आते थे। इनकी जर्नी थोड़ी सी टफ है, इसके लिए हम लोग अलग से कभी बात करेंगे, अभी नहीं बात करेंगे। बट बहुत ही हार्ड वर्किंग रही, क्योंकि नंबर ऑफ टीचर्स काफ़ी कम थे इनके, कम नहीं 3 ही थे, फिजिक्स के लिए एक, केमिस्ट्री के लिए एक, बायोलॉजी के लिए एक, और सेल्फ स्टडी के ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया, राइट, है ना? और 541 आपका स्कोर रहा। 541 इस बार के नीट के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर है। एक्सपेक्टेड कि इनको कोलकाता के मेडिकल कॉलेजेस या रिम्स निगम्स तो मिल ही जाएंगे, दैट इज श्योर। बट अगर क्योंकि इनका EWS भी है, EWS रैंक कितना आपका? 1836 इनका EWS रैंक है, तो उनसे इनको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और EWS समझ रहे हैं कि फैक्ट भी है इसमें कि ये मतलब उसको डिज़र्व करते हैं, राइट, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो एनीवे, एंड शायन अपनी अपनी कुछ जर्नी बताइए आप जी। शायन मुझे कुछ बातें ऐसी बताई कि आप जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पे सब्जेक्ट को लेके ऐसा, इस नीट में, इस बार की नीट में, ये इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए आप कि इस बार की नीट में क्या मैटर करता है? कंटेंट, सब्जेक्ट कंटेंट, सब्जेक्ट नॉलेज, उस तरीके से कैसा आपको मिला यहाँ पे एडवांटेज? नीट 2025 का पेपर मतलब बहुत इजी भी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट लेवल का था। इसलिए सर और मैम ने सारे सब्जेक्ट में बहुत इन डेप्थ नॉलेज हमको प्रोवाइड किया था, जिसमें हमको एग्ज़ाम में कोई तकलीफ नहीं हुई किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने में। और सर और मैम ने NCERT के सारे लाइन को इन डेप्थ हमको समझाया था, तो इसीलिए हमको एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई NCERT के जितने टॉपिक से आए थे।
जैसे जैसे कि बहुत लोग की फील की कि ना, इवन मैं फिजिक्स की बात करूँ तो बहुत लोगों ने ऐसा फील किया था कि एनसीईआरटी के बहुत क्वेश्चन बियॉन्ड आए हैं। मैं नहीं मानता, मैं भी मानता हूँ इस बात को, लेकिन 35 क्वेश्चन से 40 के बीच में जो क्वेश्चन थे, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन, 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से, राइट। तो इस चक्कर में कि एनसीईआरटी हम नहीं करेंगे, अब बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मस्ट है करना, क्योंकि वो टॉपिक जो कि थोड़ा सा ऑड टॉपिक होते हैं ना फिजिक्स के, उसका एनसीईआरटी को पढ़ना ही है आपको, राइट। और वो टॉपिक हम एनसीईआरटी को हाईलाइट करके ही पढ़ाते हैं, जो कि नीट स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पाओ तो बुक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है। बुक बहुत सारे बच्चे हैं कि नहीं पढ़ते हैं किताब को, कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे हम, राइट। इसका क्या एडवांटेज क्या है बुक पढ़ने का? आफ्टर क्लास में सब कुछ बताया जाता है, फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बुक पढ़ा के से क्या क्या बेनिफिट है इसका? नहीं, बुक तो सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ एनसीईआरटी से काम चल जाएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन अगर हम लोग एनालाइज करें तो इस बार के नीट में भी कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अगर फिजिक्स को छोड़ दे, फिजिक्स के एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दे तो सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, और एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन थे। मैं हमेशा बोलता था कि नया एनसीईआरटी पढ़ रहा, लेकिन पुराना एनसीईआरटी को ही पढ़ो, राइट। और पुराने एनसीईआरटी पे ही मैंने फोकस किया, और वहाँ से ही सब मिला के क्वेश्चन ओवरऑल बने हुए थे। हाँ, और एनसीईआरटी के एग्जांपल भी जो थे फिजिक्स के, काफ़ी बच्चे वो इग्नोर करते हैं। सर के टेस्ट में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन रहते ही थे, एनसीईआरटी का एग्जांपल हो या फिर एक्सरसाइज से हो, तो एग्जाम्पलर से भी वहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। तो एनसीईआरटी तो मस्ट है, और अगर बुक रीडिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड भी आपको डेवलप होगा अगर जितना आप बुक रीडिंग रेगुलरली अगर करते हो तो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का स्पीड ही मस्ट है। जितना और एग्जाम में जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है ना, तो टीचर का लैंग्वेज नहीं है, ये तो एनसीईआरटी के लैंग्वेज, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसको पढ़ना है। हाँ, टीचर आपको सब कुछ पढ़ा के दे देगा तो आपको पढ़ने में वो चीज़ आसान होगी। और टीचर को अगर लगता है, मुझे जैसे लगता है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना है तो कर देना है, राइट, वो करके हम दे देते हैं, राइट, है ना। मैम कुछ पूछेंगे? तो आप दोनों से ही मैं जानना चाहूँगी, आप दोनों बताइएगा मुझे कि आप दोनों का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कितने टीचर्स रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के सभी के सिर्फ एक एक टीचर थे, तो टोटल 3 टीचर थे। तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा टीचर किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि 3 टीचर ही सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा अगर आप ट्यूशन में इन्वेस्ट करते हो तो सेल्फ स्टडी की बहुत आवर्स आपको काट करना पड़ेगा दिन में, वो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। मेरे भी इस सब्जेक्ट में एक ही टीचर्स थे, मतलब 3 टीचर्स थे। और टीचर्स ज़्यादा रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आपको मेंटलिटी इम्प्रूव नहीं होगा। एक ही 2-3 टीचर के साथ सेम टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। मतलब एक ही चीज़ 3 जगह पढ़ना से एक ही चीज़ 3 बार खुद से पढ़ना आप ज़्यादा के कंसेप्ट को ज़्यादा रिवाइव करता है। जिसकी ये एग्जांपल है, मेरे पास एग्जांपल है, बिकॉज केमिस्ट्री का टीचर ना, मैं बोलूँ ना तो इनकी केमिस्ट्री की टीचर पूरा थे भी नहीं, है ना। इन्होंने अपना केमिस्ट्री बहुत कुछ खुद से कवर अप किया, राइट, है ना। क्या क्या था केमिस्ट्री का आपका? केमिस्ट्री पहले तो एक ही सर के पास पढ़ता था क्लास 11th में, उसके बाद थोड़ा दूर होता था उनके घर, तो टाइम सेव करने के लिए 12th में मतलब घर पे कर रहा था खुद से। गुड गुड गुड। और बायोलॉजी को लेके आप कुछ बताएंगे शायद? बायोलॉजी के क्या ऐसा बेनिफिट है जो बायोलॉजी का बेनिफिट आपको यहाँ से मिला? क्योंकि आपका स्कोर 300 कितना है? 21 और आपका 318। 321 318, जो कि इस पेपर में जो कि लेंथीएस्ट पेपर था अभी तक का, along with conceptually, राइट। इसमें 300 प्लस स्कोर करना काफ़ी अच्छी बात है। और इनका नहीं, यहाँ पे करीब बहुत सारे बच्चे जिसको मैं काउंट करके देखा कि करीब 20-25 बच्चे ऐसे होंगे, 20 से ऊपर बच्चे होंगे जिसको 300 प्लस मार्क्स आए बायोलॉजी के अंदर। और वो एक माहौल था इनका, बिकॉज ऑफ द टेस्ट्स, बिकॉज ऑफ द कंटेंट, राइट, और मैम का पढ़ाने का तरीका। वो ये खुद बताएंगे कि तरीका कैसा था इनका बताने का तरीका, बताइए। मैम तो मतलब बायोलॉजी की बात करें तो पहले खुद का नोट्स लिखाते थे, उसके बाद हर एक क्लास में एनसीईआरटी हाईलाइट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। और एनसीईआरटी के एक भी डायग्राम भी नहीं छोड़ते थे वो। और 12th में मैंने देखा था कि उन्होंने एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुत सारे सभी डिस्कस किया था, क्योंकि बहुत एनसीईआरटी तो पूरा ही कवर हो गया था उससे। और बायोलॉजी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी से कुछ बार इस बार भी नहीं था, हालांकि 1-2 क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज से थे
जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं है, हम्म। पर मैम ने डिस्कस किया था फिर भी क्लास में। जैसे क्या मैम? जैसे कि वो ट्विंस वाला जो क्वेश्चन था ओके ओके यस यस वो एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं है पर एक्सरसाइज में है। ओके ऐड एक क्वेश्चन देके छोड़ दिया इंसुलिन वाला हाँ, क्वेश्चन। इंसुलिन वाला वो एनसीईआरटी में लिखा है कि इंसुलिन अगर ओरली इंजेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर नहीं लिखा है, पर अगर टीचर मैम ने शायद डिस्कस किया था, लिखवा दिया था। मैम ने लिखवा दिया था, नोट्स में लिखवा दिया था। और वो क्वेश्चन एग्जैक्ट आया भी था इस बार के। इस बार के नहीं ये क्वेश्चन है। चांद कुछ बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैम ने पूरे एनसीईआरटी को एक लाइन बाय लाइन डिस्कस किया था, मतलब एक एक टॉपिक को इन डेप्थ जाके मैम ने क्लास में पूरा डिस्कस किया था। मैम जो टॉपिक पढ़ाते हैं वो मतलब कोई फास्ट भी नहीं पढ़ाती है और स्लो भी नहीं पढ़ाते हैं, एकदम पूरी कंसिस्टेंट के साथ मैम ने पूरे 2 साल हम लोगों को एक फ्लो में पढ़ाया था, जिसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लास्ट में हमारे पास जो रिवीजन का भी मैम ने करवाया था, इसलिए हमका बहुत सारा टाइम भी बच गया था। और मैम के क्लास के नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। मैम हर एक टॉपिक को बहुत समय दे के बहुत डिटेल में हमको हर सारे टॉपिक समझा देते थे, तो हमें घर में जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। सिर्फ मैम ने अगर कोई एनसीईआरटी का हाईलाइट किया था, सिर्फ घर में जाके वो पढ़ने से हमारा पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाता था। ये पिछले इंटरव्यू में बच्चों ने बोला है कि मैम है तो बायोलॉजी में कोई तकलीफ की बात ही नहीं हो सकती, बिकॉज वहाँ से घर में जाके आप एनसीईआरटी हाईलाइट करा के जाओ, ये सब कुछ करके कंप्लीट करके जाओ, तो आप जस्ट एक रीड आउट करो, क्वेश्चंस करो और बाकी समय फिजिक्स केमिस्ट्री में करो, राइट? बहुत टाइम सेव होता है इससे। हाँ। बहुत टाइम सेव होता है क्योंकि बायोलॉजी में खुद से एफर्ट नहीं करना पड़ता है घर में जाके, फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम ज़्यादा। हाँ, ये पिछले बार बच्चों ने कहा है कि ये बात बहुत इसेंशियल है, नहीं तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, राइट? ये होता है इसमें, और उसमें फिजिक्स ज़्यादा वीक पड़ जाता है बिकॉज बच्चे तो उसके बाद केमिस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं, और फिजिक्स तो टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, रेगुलर रिवीजन चाहिए उसको, राइट? अच्छा, आप बताइए ऐसा है क्या कि बायोलॉजी जब यहाँ पढ़ रहे हो तो उससे बोर्ड पे भी कोई इफेक्ट होगा कि बोर्ड मैनेज हो जाता है? बोर्ड तो इजीली मैनेज हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में तो एनसीईआरटी से ही आता है, उससे बाहर तो कुछ भी नहीं आता है, तो मैम तो नोट्स में ही सब है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अलग से बोर्ड की टीचर तो कभी भी नहीं लगे। नहीं, बोर्ड भी कवर हो जाएगा आपका, एंट्रेंस तो कवर होगा हो गए। हाँ, गुड। और अगर बोर्ड कवर हो गया, एंट्रेंस कवर कर लिया आपने, और बाकी टाइम बचा के फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, ये बेसिक स्ट्रेटजी है शायद, हाँ ये बेस्ट राइट? है ना? साथ में डीपीपी भी मिलते थे आपको? डीपीपी तो मिलते हैं, रोज ही मिलते थे, हाँ? रोज ही क्लास के बाद मिलते थे डीपीपी, क्योंकि फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। एक दो क्वेश्चन हालांकि रहते थे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा है, नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा बायोलॉजी की बात हो गई, इधर की बात कर ली, थोड़ा सा पर्सनल भी बातें करें आप लोगों से कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन था कभी आपका, कभी भी कुछ भी? डिस्ट्रैक्शंस तो होते ही हैं, लेकिन अगर आप मतलब आपका जो अगर सपना ही है डॉक्टर बनने का, तो डिस्ट्रैक्शंस वो सेकेंडरी मैटर हो जाते हैं। आप अगर कंसिस्टेंट के साथ पढ़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन एक सेकेंडरी मैटर और पढ़ाई आपका पहला प्रायोरिटी हो जाता है। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल नहीं था मेरे लिए, यही है। ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ डिस्ट्रैक्शन पे। डिस्ट्रैक्शन मतलब मिनिमाइज कर लिए थे उसको। Correct. नहीं, ये बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं ना कि जैसे अगर आपका ड्रीम जो है, अगर उसको आप सामने रख के काम कर रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन आप पे हावी नहीं होता है। इट्स वेरी और इंपॉर्टेंट। नीरज पाल के पास तो डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं, बिकॉज उनके पास कीबोर्ड था, कीपैड। डिस्ट्रैक्शन था वैसे ना आपके पास भी शायद कुछ ऐसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। देखिए मैं इस बार देख रही नहीं, हूँ। लेकिन नहीं, मुझे पता है इनके नीरज पाल की मम्मी ने फोन करके एक बार मुझे बताया था कि सर आईपीएल का स्कोर देख लेता है मेरे मोबाइल से। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आईपीएल का स्कोर देख सकते हो मैच खत्म होने के बाद, ठीक है ना? ड्यूरिंग द मैच नहीं देख सकते। आप खुद से देखिए कि जितने स्टूडेंट जो इस बार रिजल्ट किए हैं सभी आपके क्लासरूम में स्टूडेंट रहे, क्लासरूम के ही स्टूडेंट्स हैं, राइट ना? और एक चीज़ मैं और बताऊंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं इन सब में एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन देखने को हमें मिलता था आप सबके बीच में। बहुत पॉजिटिव था एक दूसरे को लेकर। हाँ, एक दूसरे को लेके मतलब आप सबका स्कोर अगर किसी का हाई होता था तो दूसरे उससे मोटिवेट होते थे कि ऐसे अच्छा। इस बैच में जितने बच्चे थोड़ा सा आगे पीछे हुए हैं ना, हाँ। वो नॉट बिकॉज ऑफ द नॉलेज,
ये नॉलेज की बेसिस पे नहीं हुए, बिकॉज ऑफ किसके पास सिचुएशन को हैंडल करने की कैपेसिटी करेक्ट क्योंकि एग्जाम के अंदर जो जितना स्ट्रांगली एग्जाम को हैंडल किया, जब मैं सारे बच्चों की बात कर रहा हूँ, इंडिया में हर एक बच्चे की बात कर रहा हूँ कि जो अगर 10 बच्चे को उठा लो, 10 में अगर नॉलेज का रेफरेंस नहीं है तो सिचुएशन उसको हैंडल करने जिसको अच्छे से आता है, और वो पार्ट जो होता है वो क्लास के ऑफलाइन से ही मिलता है। ऑनलाइन क्लास में मैं नहीं करता, रियरली मिल सकता है बच्चा कोई बहुत पहले से हाईली मैच्योर्ड हो, क्योंकि बच्चा जब ऑफलाइन में आता है तो एक डर रहता है उसको, राइट। जैसे ये बैठते थे सप्तदीप के साथ, जैसे मेरी नज़र पड़ती थी ना, दोनों एकदम कोवेलेंट बॉन्ड हो जाते थे। और पहले क्या होते थे, आयनिक बॉन्ड बने रहते थे, है ना। तो जैसे नज़र पड़ते हैं, बट ऑनलाइन में क्या हो, राइट। ये नहीं है। सैन, आप बताइए कि आपका क्लासरूम स्ट्रेटजी कैसा रहता था? जैसे आप क्लास में आते थे, मैं सैन के बारे में सबको बताना चाहूँगी, इवन नीलोत्पल भी रहा है, सैन भी रहा है, ये दोनों का क्लास में कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई फ्रेंड्स, एक होता है कि फ्रेंड से बैठ के बातें कर रहे हैं, या क्लासरूम टाइम पे चीज़ों क्लास टीचर्स पे, मतलब टीचर्स पे फोकस ना करके इधर उधर कर रहे हैं, इन दोनों में ऐसा कभी नहीं रहा। और इस बार का नीट टेस्ट से बच्चों को रिजल्ट दिया भी नहीं, ये भी सबसे बड़ी बात है। इस बार के नीट एकदम प्योर स्टूडेंट को ही रिजल्ट मिला इस बार के नीट में। सैन बताइए, क्लासरूम में आप आते थे तो अपने आपका पढ़ाई का पैटर्न क्या होता था? कैसे पढ़ के आते थे, क्लासरूम में पढ़ते थे, फिर जाके क्या करते थे घर पे? क्लासरूम के आने से पहले मैम जो टॉपिक पढ़ाते थे वो एक रिव्यू करके आता था, मैं ऊपर से देख के आता था। क्लासरूम में अगर मैम पढ़ाते थे तो उस टॉपिक पे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि मैम जो बोर्ड में लिखा है वो मेरे माइंड में था कि एनसीईआरटी के इस लाइन पे है, तो मैं रिलेट कर लेता था। और मैम तो पूरे टॉपिक्स को अच्छे से समझाती है, और एनसीईआरटी तो मतलब मैम मस्ट है, मतलब पूरे ईयर एनसीईआरटी को मैम ने हाईलाइट किया था। और क्लास की बात करें तो क्लास में मैं एक ही जगह पे फोकस करके रहता था, मैम बोर्ड्स पे पढ़ाती है, मैं बोर्ड्स पे फोकस करके रहता था, और यही मैंने 2 साल फॉलो किया था। और ये चीज़ शैंक का एक और चीज़ था, मैं देखता था मैं फिजिक्स क्लास में, तो मैं जो बच्चा फिजिक्स का नोट्स बहुत अच्छे से बनाता है ना, राइट, जो बच्चा फिजिक्स का नोट्स बहुत अच्छे से बनाता है उसका बायोलॉजी नोट्स डेफिनेटली ऐसे ही बहुत अच्छा बनाएगा, राइट। तो इनके जो नोट्स, क्लासरूम नोट्स बनाने का जो तरीका होता है ना, एकदम मतलब जैसे किसी टीचर ने, मैम मुझे याद है एक बार मैं क्लास में आया था इनके, मैम उस कोने में लिखी, उस कोने में लिखे, इस कॉटन पे लिखी, इस कॉटन पे लिखे, क्योंकि वो इमेज प्रॉपर्टी है ना जो क्लास से कनेक्ट होती है, उस तरीके से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बताता है कि आप उस क्लास में अटेंटिव कितने हो, राइट। और इसी का आउटपुट है, राइट, कितना 321 और 318। मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये मार्क्स इस वक्त इतना आसान नहीं था। अगर 4 साल पहले का पेपर देख लो ना 2021-22 का, तो ये मार्क्स 355 350 के बराबर है ना। और कुछ नहीं, अगर ये मार्क, अगर फिजिक्स के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा नीचे होता तो ऐसे ही उठ जाता और ऊपर, क्योंकि ये गलतियाँ इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि क्वेश्चंस इनसे नहीं हो सकता था, ये गलतियाँ इन्होंने किया बिकॉज उस वक्त थोड़ा सा टेंस थे, पजल थे, टाइम मैनेजमेंट का भी इशूज था। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट रिसीव करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कुछ है कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट को कैसे टाइम मैनेज करते हैं, इसके लिए कुछ प्लान करके देते हैं हम लोग यहाँ पे? तो जैसे कि टेस्ट देते टाइम मैनेजमेंट ठीक होता है आपका, और वहाँ पर तो आप 3 घंटा का अगर टेस्ट हो तो आपको लेके चलना है कि 45 मिनट या 30 मिनट ऐसे में तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको फिर सिग्नेचर करने के लिए भी बहुत बार आते हैं, बहुत बार डिस्टर्ब होते हैं, वो थोड़ा तकलीफ करता है। ये बात मैं भूल गया, यहाँ पर भी सिग्नेचर के लिए सर भी मतलब लाते हैं लोग। हाँ, मतलब यहाँ पे गाड़ी जो होता है ना हमारे टेस्ट में, वो तो पहला चीज़ को टेस्ट स्कूल में होता है ऑलमोस्ट। आपने पहले बैच हो जिसका पूरा का ऑलमोस्ट पूरा फुल टेस्ट 720 का टेस्ट हमने कहाँ पे लिया, स्कूल में लिया, राइट। और वहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग गार्ड खड़ा होता है, राइट, और वो आपको इसी तरीके से डिस्टर्ब करता है जिस तरीके से आप फाइनल एग्जाम में डिस्टर्ब होने वाले हो, राइट। तो वो एक प्रिपरेशन लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यूजुअली उसको मैं ही नहीं बोलता कि कोई बच्चा पहले फिजिक्स करे, फिर बायोलॉजी करे, फिर केमिस्ट्री करे, या फिर केमिस्ट्री, वो बच्चे का चॉइस है, वो सिचुएशन हैंडल इस बार क्या करे। तो प्री डिफाइंड कोई भी चीज़ लेके एग्जाम में जाना हम हमेशा मना करते हैं। हम हमेशा याद करो, जब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हमने रात में तुमसे बातें की थी, हमने क्या कहा था, बार स्विचिंग करना सीखो, कि अगर कोई पेपर कहीं पर टफ होता है तो उसके बाद तुम उसको स्विच करो फटाक से,
तो हम लोग पढ़ाने के बाद जो एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी है ना, उस स्ट्रेटजी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं, राइट। अब थोड़ा सा हम आपकी भी पढ़ाई की स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं कि आप दोनों कितने आवर्स पढ़ते थे। आपके तो जस्ट 3 ट्यूशन होते थे और 3 ट्यूशन के बाद फुल टाइम आपका सेल्फ स्टडी पे जाता था। तो ये अपने इस टाइम को आप कैसे डिवाइड करते थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए? आप दोनों से हम जानना चाहेंगे। पहले शायद मेरा पढ़ने का आवर इतना ज़्यादा फिक्स नहीं होता था, रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं पढ़ता था। पहले मैं फिजिक्स पढ़ता था, फिजिक्स मैंने पहले मैं डिफाइन कर लेता मुझे इतना टॉपिक पढ़ना है और इसलिए मतलब जितना टाइम लगता है उतना मैंने पढ़ा था। और उसके बाद मैंने बायोलॉजी मतलब क्लास में जो पढ़ाया था वो पढ़ लेता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। जितना समय लगेगा मैंने टाइम लेके मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। इसलिए बहुत ज़्यादा डिफाइनिंग टाइम नहीं होता था, जितना ज़रूरी था जिस दिन जितना रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने पूरा अपने टाइम को डिवाइड किया था डेली। मेरा भी मतलब सेम ही था। मैं क्या करता था कि मतलब गोल बनाता था कि आज के दिन फिजिक्स इतना कंप्लीट करना है, उसके लिए जितना भी टाइम लगे। उसके बाद बायो में भी सेम मतलब गोल क्रिएट करके अगर आप स्टडी करते हो तो मुझे लगता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आवर्स की मतलब 8 आवर 9 आवर ऐसा से अच्छा है। मुझे लगता है कि गोल बना के अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं भी वैसे ही करने की कोशिश करता था। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो टाइम मस्ट है, देना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ की जो डीपीपी है वो भी सफिशिएंट है एकदम पूरा। और अगर कोई स्टूडेंट अगर फुल्ली फॉलो कर ले तो उसका कोई रिजल्ट रोक नहीं सकता उसका। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप लोग को भी देता था क्लास के अंदर में कि जब आप सुबह उठते हो और सोचिए एक मजदूर है, वो मजदूरी करने के लिए निकलता है रोड पे कि हमको आज काम मिलेगा तो हम ये कर लेंगे, तो उसको जो काम मिलता है उसके लिए रेडी रहता है, राइट। बट जब उसको लेके जो आता है ना उसको अपने घर में, उसको बता देता है कि तुमको इतना इतना काम करना है और वो चुपचाप उस काम को करके चला जाता है, राइट। अगर कोई स्टूडेंट खुद को ही ये फील करे कि ठीक है मैं सो के जग गया, 90% स्टूडेंट का प्रॉब्लम क्या है कि सो के जगता है तो पूछता है कि अच्छा आप क्या करें, पहले ब्रश करते हैं, टिफिन करेंगे, पहले वो उसका ध्यान कहाँ रहता है खाना का क्या बनाना है, थोड़ा खा लेते हैं, राइट। लेकिन वो उठ के पहला काम ये करे कि लास्ट डे का जो मेरा शेड्यूल था उसमें क्या इनकम्प्लीट हुआ है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, आज क्या करना है मुझे। और वो तो पहला उसका काम मिल गया क्या कि वो खुद को पूरे दिन के लिए काम में शाइन कर लिया, राइट। अब उसके दिमाग उसमें चलते रहेंगे, पहला दिमाग को क्या दिया उसने उठते उठते, आज का मेरा टारगेट क्या है, तो उसी को वो फॉलो करेगा। अचीवेबल नहीं हो किसी का, वो एवरीडे टारगेट अचीवेबल नहीं होता, चाहे वो टॉपर ही क्यों नहीं हो। AIR-1 भी है ना, जितना बनाता है उतना वो अचीव नहीं करता है, तो इससे भी पैनिक नहीं होना है, राइट। बट इसका 70% भी कवर अप कर लिए ना तो आप अच्छे जा रहे हो, है ना, ठीक है। तो ये बहुत है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि मैं करता था, मुझे पता है बहुत पढ़ाई करते थे ये लोग, क्योंकि ये लोग मस्ती नहीं करते थे ऑलमोस्ट। क्लास में घुसते ही डिस्कशन क्वेश्चन का। इनके बैच की सबसे अच्छी प्लस पॉइंट क्या थी कि जब क्लास में आते थे ये सब तो आपस में जो डाउट होता था आपस में ही डिस्कस करते थे, और जो बच्चा कुछ डाउट होता था वो लेकर के आया था क्लास के बाद क्लास के साथ डिस्कस करते थे, राइट। वो क्लास के बाद डिस्कशन होते थे, राइट। ये इनके बैच का सबसे प्लस पॉइंट था, राइट ना। हाँ मैम। तो वही मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि जब आप लोग 12th में आए तो 11th के टॉपिक का रिवीजन कैसे करते थे? 12 में जब मैं आया था सर के टेस्ट के जो सिलेबस थे वो मतलब 11 के रिवीजन के लिए बना हुआ था, इसलिए 12 के साथ साथ मैंने 11 को भी साथ साथ प्रिपेयर किया। आधा टाइम 12 को, आधा टाइम 11 को मैंने दिया था रिवीजन के लिए। ओके, आपका 12th का में 11th का रिवीजन कैसे? 12 तो शुरू होने के शायद एक में 12 शुरू होने के शायद एक दो 3 महीने बाद 2-3 महीने बाद ही RBT स्टार्ट हो गया था, तो उससे तो 11 पूरे रिवाइज। तो सर के RBT के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं रिवाइज करता था। और पैरेलली वो 12 भी हो रहा है और 11 भी रिवाइज हो रहा है, तो उससे 11th के रिवीजन की कोई तकलीफ नहीं होता। ओके, तो आप लोग यहाँ बायोलॉजी के बारे में डिस्कस किए, फिजिक्स के बारे में बताया, आप लोग यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़े थे। कितना इफेक्टिव था यहाँ पे सर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास नोट्स? जरा हमें हमारे स्टूडेंट्स को भी बताइए। हमें तो पहले पता नहीं था सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, लेकिन हमने किसी से सुना था सर ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैच भी न्यू शुरू किया था, इसलिए हम बहुत सारे बच्चे लोग सर को अप्रोच किए थे हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए।
सर ने भी बहुत अच्छे से हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझाया था। इन डेप्थ जाके सारे टॉपिक्स को इन डेप्थ जाके सर ने हमको पढ़ाया था। सिर्फ सरफेस लेवल के टॉपिक्स को भी नहीं करके इन डेप्थ में भी समझाया था। और सर ने पहले पूरा मैकेनिज्म जो बेसिक्स पार्ट थे वो सर ने पहले करवा दिए थे। जैसे कि नीट 2025 का जो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था वो सर ने क्लास में ही कराया था। और इससे भी इन डेप्थ जाके भी सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस हमको प्रैक्टिस कराए थे। और सर उसके बाद मैकेनिज्म्स के बाद सर ने हाइड्रोकार्बन्स को पूरा कंप्लीट कराया था, और जिसमें सर ने हमको एक एक रिएक्शंस के पूरे मैकेनिज्म्स को हमको समझाया था। और सारे चैप्टर्स को ख़त्म होते होते ही सर ने हमको एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को हाईलाइट करके दिया था। शायद ऐसे ही एक टीचर होंगे जिसने एनसीईआरटी को भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी इतना ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ाया था। और इसलिए हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब नीट 2025 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा गलती नहीं हुई। और इसलिए शायद 20-25 मार्क हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर की वजह से ही मिल पाया है। ओके आपको कैसा रहा यहाँ पे? ऑर्गेनिक तो पहले मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था कि सर तो फिजिक्स के टीचर है तो कैसे ऑर्गेनिक बनेगा। पर उसके बाद पहला क्लास में तो मतलब सरप्राइज हो गया था कि सर ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छे पढ़ाते। और बाकी पूरा ही तो सर ने बहुत डेप्थ में पढ़ाया। एक भी रिएक्शन की शायद उन्होंने मैकेनिज्म छोड़ा नहीं है, सभी रिएक्शन के मैकेनिज्म कराया था उन्होंने। और पहले बेसिक्स कवर किया था जैसे कि आइसोमेरिज्म, जो कि बहुत टीचर बहुत स्पीड में निकल जाते हैं तो सर ने बहुत टाइम लगाया उसमें, मैकेनिज्म में भी बहुत टाइम लगाया। उसके बाद हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था। बोलिए सर आप बात करने से पहले एक्चुअली क्या है ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना तुम देखना जनरली इसके काफ़ी हेवी वेटेड टॉपिक है फॉर जे एडवांस, राइट। जे एडवांस में ऑर्गेनिक से काफ़ी क्वेश्चंस आया करते थे, आते हैं मैक्सिमम परसेंट, राइट। तो ये फिजिक्स और ऑर्गेनिक में कुछ सिमिलरिटी भी है, क्योंकि आप ऑर्गेनिक को ज़्यादा याद नहीं कर सकते, दोनों लॉजिकल, राइट, है ना। दोनों क्या है? लॉजिकल है, लॉजिक है, ठीक है। तो लॉजिक डेवलप होना चाहिए ऑर्गेनिक का, तो बेटर एक उसका तरीका हम सबको काम आएगा। मेरी एक्सपीरियंस क्या कि पहले नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का, बहुत ज़्यादा पढ़ के उसमें टाइम 2 महीने लगाने का जो तुम नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन शायद नहीं, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, वो तो बीच का पार्ट आ जाता है ना, राइट। अब मैं डायमेंशन इन डायमेंशन फेस का 3 महीने पढ़ा था, 4-5 क्लास पढ़ा था मैंने, फर्क नहीं पड़ता। डायमेंशन बाद में सब एक चैप्टर में आ जाता है। तो स्टार्ट क्या करना है, बेसिक चीज़ें, फिर में ज़्यादा टाइम देना चाहिए बेसिक स्टेबिलिटी के ऊपर, कार्बन आयंस, फ्री रेडिकल्स, उसके बाद शिफ्टिंग, उसका इफेक्ट सारे के सारे, राइट। उसके बाद अगर रिएक्शन में, उसके बाद अगर आप आइसोमेरिज्म कर लेते हो पूरा स्टीरियो तक, है ना, एंड देन उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म करने के बाद अगर आप हाइड्रोकार्बन में एंटर करते हो बहुत ईजी हो तो जाता है। आपको पीछे आने की जरूरत नहीं है। आपको किसी हर टॉपिक के कंसेप्ट आपको पहले से पता है। हाँ, लेकिन ये बच्चे लोग का भी थोड़ा सा तकलीफ होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि 11th की टॉपिक 11th में पढ़ेंगे, 12th की टॉपिक 12th में पढ़ेंगे, तो वो नीट या जेई लेवल तक जाने में थोड़ी तकलीफ होती है, बिकॉज बाद में वो कंबाइन नहीं कर पाते। तो और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं करीब छोड़ गया था पढ़ाना, राइट। मैं पहले तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारा पढ़ाता था, कैलकुलस से सभी पढ़ाता था, लेकिन करीब 21 या 22 से मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था, राइट। फिर इन लोगों ने पुश किया मेरे को, सर हाँ क्या था, हम लोग सारे बच्चे सर को अप्रोच किए थे, सर हमको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तकलीफ हो रही है, सर हम थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट के बाद सर ने बहुत के बाद इनके बैच को पूरा पढ़ाया, A to Z प्रॉपरली पढ़ाया मैंने, A to Z हर एक डेडिकेटेड क्लास करके, DPP देके, टेस्ट लेकर सब कुछ कंप्लीट करके दिया है। ठीक है, ये होते रहता है ना। क्या मैम कुछ पूछ रही थी आप? हाँ, मैं यही बात अब आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने हमारे क्लासरूम के बारे में बताया, हमारे कंटेंट कैसे होते थे, जो मॉड्यूल वगैरह आप लोग को मिलते थे उसके क्वेश्चंस कैसे होते थे, ये बताइए। हमको क्लासरूम के बाद ही DPP मिल जाते थे, और मैम जो क्लासरूम में पढ़ाते थे उसका DPP मिल जाता है। उसके टॉपिक्स मतलब बहुत अच्छे होते थे, और सर और मैम ने मतलब एक असाइनमेंट दे देते थे, जिसमें सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन होते थे, NCERT के एक लाइन के क्वेश्चन होते थे।
बहुत हेल्प मिला उनके क्वेश्चंस को। मतलब एक ही टॉपिक को मतलब 10-12 क्वेश्चन फ्रेम हो जाता, जो फ्रेम होते थे वो सारे क्वेश्चन असाइनमेंट में मिल जाता था। मतलब बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चन मिल जाते थे, जैसे स्टेटमेंट, असर्शन, मैचिंग, सारे डायग्राम बेस्ड सारे क्वेश्चंस उसमें थे। और लास्ट में मैम और सर ने जो प्रैक्टिस करवाया था वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था फाइनल रिजल्ट के लिए। लास्ट जब सिलेबस खत्म होता है उसके बाद जो एनसीईआरटी लैंग्वेज भी था, वो फिजिक्स में भी था। एनसीईआरटी लैंग्वेज, बायोलॉजी तो ठीक है मतलब बायोलॉजी तो मेन एनसीईआरटी फिजिक्स में भी था। फिजिक्स में भी एनसीईआरटी लैंग्वेज नहीं, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आप पायोनियर क्लासेस में आ रहे हो, पायोनियर क्लासेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आते हो। तो आप मुझे बताओ कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट है जो हम पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट को छोड़ के हम बाकी सब्जेक्ट, मतलब जो हमारा मेन जो स्ट्रीम है कि हमको बायोलॉजी पढ़ाना है, सर को फिजिक्स पढ़ाना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आप लोगों ने बताया कि आपकी रिक्वेस्ट पे सर इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आप लोगों को पूरा फुल डिटेल हाईलाइट के साथ पढ़ा। ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना, राइट ना। हमारा जो टेस्ट होता था, हम क्वेश्चन उसके रेडी करते थे, राइट ना। वहाँ डाउट होते थे, आपको एक्सप्लेनेशन भी हम करके देते थे। ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी कि जो आपका डाउट है या जो क्वेश्चन है आप कहीं और से बन के आ रहे हैं, आप कर रहे हो, दे रहे हो, ऐसा कुछ आप लोग के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होते थे, राइट ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। और इस सब के बाद मैं एक पॉइंट इस पॉइंट पे आना चाहूँगी कि आपने हमारे मॉड्यूल के बारे में बताया, क्लासरूम के बारे में बताया, इवन सर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया कि केमिस्ट्री इतना हेल्पफुल रहा कि उससे आपका स्कोर बढ़ा, राइट ना, केमिस्ट्री में आप लोग का। तो ये बहुत अच्छा हुआ। बट अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि एक बात बताइए, हर साल एक स्टूडेंट्स में एक थॉट होता है कि सेम पैटर्न के क्वेश्चंस देखने आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन को फॉलो करना चाहिए, क्या ये प्रेडिक्टेबल है? इस साल का क्वेश्चन पेपर तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल था, लेकिन और कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा। लेकिन सर और मैम ने थोड़ा प्रेडिक्ट कर लिया था, हम लोगों को इतने लेवल का प्रैक्टिस करवा दिया था। तो अब मैं वही बात आप लोगों से जानना चाहती हूँ। इवन मैं हर क्लास में क्या होता था, मुझे तो बता कि 2025 का नीट कैसा होगा। सर ने तो प्रेडिक्ट कर ही लिया था, जो 2025 का नीट थोड़ा टफ हो गया कट ऑफ के लिए। मैंने इवन क्लास 11 के बच्चे जो 12th में जाने वाले थे उनके बैच में 2 दिन पहले बोला था कि 2025 का नीट ऐसा होगा कि तुम नीट देना भूल जाओगे। याद रखना इसको कि तुम नीट देने के बारे में 5 बार सोचोगे कि नहीं अभी क्या करना है मेरे को, राइट। अच्छा, इसको ओवरकम करने के लिए आपको सबसे यूजफुल टेस्ट कौन सा लगा था? जो इस बार की नीट में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प किया, यहाँ का कौन सा टेस्ट? आरबीटी, मतलब रैंक बूस्टर टेस्ट, जो सर और मैम जो रैंक बूस्टर टेस्ट चलाते हैं उसके क्वेश्चन पेपर जो डबल ही, जो कि मैं बताऊं ये सबसे पुराना टेस्ट है। ये 7th आरबीटी 7 चल रहा है। सबसे पहला टेस्ट रिजल्ट सबसे जो हमने स्टार्ट किया, पहला टेस्ट है इस स्टेट का, जो हमने स्टार्ट राइट। किया। क्योंकि हमने लोगों को समझाया कि ऐसे टेस्ट हो सकते हैं, आप सिर्फ इजी पेपर के दे करके आपको मार्क्स ला के पापा और मम्मी को खुद को खुश करने की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअल खुद को जज करो कि तुम एक्चुअली हो कहाँ पे, राइट। हाँ, फिर आरबीटी के क्वेश्चन जो होते थे वो इजी नहीं होते थे, वो हमारे नॉलेज को इन डेप्थ में एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। मतलब कोई क्वेश्चन अगर आरबीटी में नहीं भी होता था, उस टॉपिक का हमें बहुत बार सोचना पड़ता था, और जो क्वेश्चंस होते थे उन लोग उसको एनालाइज करके ही बहुत अच्छा हेल्पफुल मिला मुझको। और आरबीटी मतलब जो स्टेज 2 होता है आरबीटी का, वो पूरा मतलब नीट ओरिएंटेड होता है। आरबीटी के पहले जो सेक्शन, आरबीटी स्टेज 2 का जो पहला पार्ट होता था वो पूरे मुझको नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न के जैसे ही लगा था। मतलब हाँ, फुल टेस्ट आरबीटी स्टेज एक्चुअली क्या है ना, आरबीटी 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 में बच्चे को ये दिखाया जाता है कि आप प्रिपेयर कैसे कर रहे हो, राइट। वहाँ पर कोई गलतियाँ हैं उसको ठीक करो, माइक्रोफोन साथ में गलतियाँ तो उसको ठीक करो, तुम्हारे पास ठीक करने का टाइम है। जब आरबीटी स्टेज 2 स्टार्ट होता है, इन दैट टाइम आपको पार्ट टेस्ट भी देना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फरवरी के बाद जब आपका फुल टेस्ट स्टार्ट हुआ था, आप सिर्फ फुल टेस्ट नहीं दे रहे थे, आप फुल टेस्ट के साथ साथ हर वीक 2 पार्ट टेस्ट भी दे रहे होते थे। जो कि फुल टेस्ट में हम कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 45, राइट। पूरे
चैप्टर से चैप्टर से हाँ, एक सेक्शन बहुत कुछ नहीं पूछ सकते हैं, और उस वक्त उसका आप मानोगे कि मेरे को सब आता है, नहीं। उस मीन टाइम पे पार्ट टेस्ट देना, राइट, पार्ट टेस्ट लेना भी, इवन कि क्वेश्चंस लगातार कॉमन नहीं पड़े, कॉमन पढ़ने के चांस है ही नहीं। ये तो बोलते थे मुझे आके, सर कैसे बनाते हो क्वेश्चन कॉमन नहीं मिलता है। हाँ? इतने सारे टेस्ट होते थे फिर भी एक दो ही शायद कॉमन पड़ता था, बहुत कम। इतने सारे टेस्ट के बाद बहुत। तो वो और वो जो टेस्ट है उसको बनाया भी जाता है नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है उसके बेसिस पे, नहीं कि लास्ट पार्ट पास्ट ईयर में आया है ना, वो उस हिसाब से हम चल रहे हैं, और वही ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हर टेस्ट आपको हर तरीके से क्या प्रिपेयर था करता है। आपको कैसे बेनिफिट मिला उससे? आरबीटी तो जैसे कि पार्ट 1 तो आरबीटी स्टेज 1 जो था वो तो 11th की रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, और 12 दोनों। हाँ, और 11-12 भी था उसके बाद। और ये पार्ट 2 जो है वो अगर ये देखिए तो पार्ट टेस्ट भी था और फुल टेस्ट भी, दोनों पैरेलल चल रहे थे। तो फुल टेस्ट तो पहले अगर फुल सिलेबस का जो टेस्ट होता था वो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और उसके साथ पार्ट टेस्ट जो है वो चैप्टर में अगर इन डेप्थ आपको प्रिपरेशन करके उसके बाद ही देना पड़ता है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ में सर क्वेश्चन करते थे एनसीईआरटी से। ये बायोलॉजी की अगर बात करें तो मैम भी बहुत एनसीईआरटी के बहुत लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देते थे, और सर भी एनसीईआरटी के जो फिजिक्स में जैसे ये मैंने बात किया था कि एक्सरसाइज और एग्जाम्पल से भी बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए थे, यदि काफ़ी बार गलत होते हैं, उसके बाद जाके हमारा नज़र पड़ता है कि हाँ यहाँ पर क्वेश्चन था वो बहुत उसके बाद एनसीईआरटी और क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ तो एनालाइज करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से मतलब कौन से जगह से वो क्वेश्चन आए वो घर में जाके देखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप एनालाइज नहीं करते। हाँ, तो ये तो आपने आरबीटी के बारे में बताया कि आरबीटी को ऐसे ही प्लान किया जाता है कि आप देखना हर एक आरबीटी का लेवल अलग अलग होता है, राइट ना, अलग अलग इन द सेंस ऑफ कि हर पैटर्न को वहाँ पे दिया जाता है, इजी क्वेश्चन हो, टफ क्वेश्चन हो, लेंथी क्वेश्चन हो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, राइट ना। कितना ज़रूरी होता है ये मल्टीटास्किंग प्रिपरेशन बच्चों के लिए। आरबीटी के क्वेश्चंस सारे लेवल्स को कवर करते थे, मतलब सारे जितने फ्रेम के से क्वेश्चन आ सकते थे सारे हमको मेंटली प्रिपेयर करने थे, जो कि नीट 29 बहुत क्रूशियल था, सारे टाइप के क्वेश्चंस करना मेंटली प्रिपेयर करने का। मतलब आरबीटी के टेस्ट में बैठने जो प्रेशर फील कर रहे थे वही नीट 2025 के पेपर में जाके फील करना हम सबको मिला है। और आरबीटी के क्वेश्चंस मतलब नीट 2025 के बहुत रिलेवेंट थे, सारे जो क्वेश्चंस थे वो आरबीटी के टिट्टो मतलब कॉपी पेस्ट लगा मुझको, एक कंसेप्चुअल वाइज मतलब टिट्टो भी था एक मॉडर्न फिजिक्स का हाँ, जो क्वेश्चन और आरबीटी के लास्ट में जो लास्ट टेस्ट में शायद था वो क्वेश्चन। हाँ टिट्टो क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन डिटो आए थे, मुझे भी ज़्यादा वेव के क्वेश्चन डिटो थे। आप देखो जो बायोटेक्नोलॉजी के जो डायग्राम का क्वेश्चन था अनएक्सपेक्टेड था, कुछ ही दिन पहले वो डायग्राम बेस्ड टेस्ट था। आपको क्या है टेस्ट का मोटिव क्या है कि आप कि उस बुक के किस कॉर्नर से क्या क्या बन सकता है आपको माइंड में डालना, राइट। क्योंकि जब आप रिवीजन करो तो उस चीज़ों को ध्यान में रखो, सिर्फ बोलने से नहीं हुआ कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट, राइट, एनसीईआरटी को बेस करके हम टेस्ट बनाते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड करके वो बच्चे को बोलने का काम है, बच्चा वो बोल देगा, बच्चा समझ जाएगा। एनसीईआरटी को बेस करके क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी का भी होना चाहिए, उसके कंसेप्ट से भी होना चाहिए, उसको ट्विस्ट करके भी होना चाहिए, सो दैट कि बच्चों को भी एग्जाम देने में अच्छा लगे, मजा आए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि यार सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन था करके आ गए। हाँ, एक चीज़ है, किसी नीट को आप नहीं बोल सकते हो कि इस बार एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा, राइट ना, ये बात सही है। तो किसी टाइम पे किसी तरह का चेंजेस हो सकता है, तो प्रिपरेशन ऑलराउंडर होना चाहिए, राइट ना। आप अपने बायोलॉजी टेस्ट संभव का कोई क्रेडिट नहीं देना चाहोगे? हाँ? मैं तो फुल क्रेडिट संभवों को ही देना चाहता हूँ, क्योंकि 40 मिनट में 90 क्वेश्चन था और सभी मतलब लेंथी क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट बेस्ड थे, एक भी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। तो वो टाइम मैनेजमेंट बायोलॉजी में हालांकि मतलब टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प किया संभव टेस्ट। और फाइनली यहाँ के सिस्टम जिसमें बच्चों के साथ बच्चे कितने अपने टीचर को अपने मेंटर को एक्सेस कर सकते हैं, राइट, बच्चों में जो जूनियर उनको कितना फियर है उसको लेके उसको कैसे दूर करें वो, राइट, कितने इजीली हम लोग एक्सेसिबल है उनके लिए, जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे? फियर तो पहले मुझे भी था, सर से कैसे पूछूं, मैम से कैसे पूछूं, उसके बाद ये थोड़ा मतलब टेस्ट के डाउट लेके आता था, तो सर भी ये हमेशा, सर मैम दोनों ही हमेशा
मतलब डिस्कस करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि डिस्कस नहीं करते। सबसे बड़ी बात है ना, इन लोगों कभी हम लोगों ने डाउट क्लास करके नहीं दिया कुछ, क्योंकि डाउट क्या होता था हर दिन ही क्लास के बाद तो हमेशा हम आधा घंटे तक। सो फाइनली आप दोनों हमारे आने वाले जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये जूनियर्स को एक ही मैसेज है कि किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो 3 चीज़ें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है टीचर सिलेक्शन, कंटेंट और टेस्ट सीरीज़। और बाकी बात करें अगर ये टीचर सिलेक्शन की, तो मैंने लकीली सर और मैम जैसे टीचर्स को मिले, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। और सभी स्टूडेंट को रेकमेंड करना चाहता हूँ कि आप पायोनियर क्लासेस में आए। यहाँ की टेस्ट सीरीज़ और कंटेंट देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ का लेवल कितना है, कैसा है। और बाकी टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पर, जैसे कि NCERT लाइन बाय लाइन हो गया, RBT हो गया। तो टेस्ट की तो कोई तकलीफ ही नहीं है, इतने सारे टेस्ट है कि आपको दूसरी कोई जगह जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और मॉड्यूल और DBB तो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, आपको चैप्टर के कंसेप्ट बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं अपने जूनियर्स को बोलना चाहता हूँ कि आप सर और मैम को एक्सेस कीजिए। सर और मैम बहुत अच्छे से एबल हो जाते हैं। आप किसी भी क्वेश्चंस के डाउट, NCERT के डाउट, क्लासरूम के डाउट सर और मैम के पास ले आए, बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। और यहाँ के पायोनियर क्लासेस के जो स्टाफ्स है उन्होंने भी हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किया थ्रू आउट द 2 years ऑफ जर्नी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि पायोनियर क्लासेस में जो त्रिपुरा के 70 to 80% जो अच्छे बच्चे होते हैं वो एनरोल होते हैं, तो इसीलिए आपको क्लासरूम में बहुत एक कम्पिटिटिव एक्सपीरियंस मिलता है और जिसमें आपको ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो आप पायोनियर क्लासेस को ज्वाइन करिए और एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा एक चांस मिलेगा आपको। थैंक यू।